अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल प्रिंस ऑफ ढांप बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। देखो राशेल, तुम मादाम इश्मारा के दस्ते रास्त हो और मादाम इश्मारा अपनी रिहाइशगाह से गायब है। तुम बताओगे कि वो क्या कर रही है? ब्लैक गर्ल ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम कि मादाम क्या कर रही है। वो अपने काम के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताती, राशेल ने जवाब दिया। और इमरान इन सवालों जवाब से समझ गया कि ब्लैक गर्ल को इस अंगूठी के बारे में कोई इल्म नहीं है, इसलिए अंगूठी यकीनन राशेल के पास महफूज होगी। चुनांचे इमरान ने हाथ बढ़ाकर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी के विंडो बटन को 2 बार ज़ोर से दबाकर एक लम्हे का वक्फा दिया और फिर दोबारा दबा दिया। तैयार रहो, मैं नीचे जाऊंगा, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में जोसेफ से कहा और जोसेफ ने सर हिला दिया। इमरान ने अपने साथियों को मखसूस क्वेश्चन दे दिया था। चुनांचे चंद ही लम्हों बाद कोठी के सामने के रुख पर चंद तेज़ फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठीं और बम का खौफनाक धमाका हुआ। ब्लैक गर्ल, जो इस वक्त खंजर उठाए राशेल पर तशद्दुद करने ही वाली थी, फायरिंग और बम का धमाका सुनकर चौंक पड़ी। इसने खंजर एक तरफ फेंका और दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इसके दूसरे मुसल्लह साथी भी इसके पीछे थे। होशियार, इमरान ने कहा और फिर इसने एक झटके से रोशनदान को पूरी तरह खोला और दूसरे लम्हे इसने रोशनदान के जरिए नीचे कमरे में छलांग लगा दी। कलाबाजी खाकर वो मखसूस अंदाज में नीचे गिरा और जैसे ही इसके पैर ज़मीन पर जमे, इसने फुर्ती से जेब से खंजर निकाला और राशेल के जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां काट डालीं। फायरिंग अब पहले से ज़्यादा जोर पकड़ गई थी और इमरान ने रस्सियां काटते ही खंजर वापस जेब में डाल लिया और झपट कर बेंच पर पड़े हुए राशेल को उठाकर कांधे पर लाद लिया। बॉस, जल्दी करो, उसी लम्हे रोशनदान से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही रोशनदान से जोसेफ ने रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंक दी और इमरान राशेल को कंधे पर लाद के तेज़ी से सीढ़ी की तरफ ऊपर रोशनदान की तरफ चढ़ता चला गया और फिर जोसेफ ने राशेल को इमरान से लिया और उसे कंधे पर डालकर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागता चला गया। इमरान ने फुर्ती से सीढ़ी लपेट कर बैग में डाली और बैग की डोरी गले में डालकर वो भी छत की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो छत पर पहुंचा तो इसने जोसेफ को एक हाथ से तनी हुई रस्सी से नीचे लटकते हुए देखा, जबकि इसने दूसरे हाथ से राशेल को संभाला हुआ था। इमारत चूंकि खासी बुलंद थी और इमरान ने जानबूझकर इसका दूसरा सिरा नीचे करके बांधा था, इसलिए इंसान इमारत की तरफ से आते हुए खुद ब खुद फैलता चला जाता था। सिर्फ शर्त इतनी थी कि इस पर हाथ की गिरफ्त मजबूत हो और जोसेफ चूँकि इस मामले में ट्रेंड था, इसलिए वो राशेल को उठाए चंद ही लम्हों में दरख्त पर पहुंच गया। इसके बाद इमरान ने भी उसी की पैरवी की। जब इमरान दरख्त पर पहुंचा तो जोसेफ राशेल समेत दरख्त से नीचे उतरकर अंधेरे में गायब हो चुका था। इमरान ने उसे ही राशेल समेत राना हाउस पहुंचने की हिदायत दे दी थी। इमरान ने दरख्त पर पहुंचते ही रस्सी को मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए और जैसे ही रस्सी ढीली हुई, इमरान ने रस्सी को जोरदार झटका देकर अपनी तरफ खींचा और आंकड़ा छत से निकलकर दीवार से हल्का सा टकराया और नीचे गली में आ गिरा। इमरान के हाथ बिजली की सी तेज़ी से चल रहे थे, चुनाचे चंद ही लम्हों में इसने रस्सी लपेट कर बैग में डाली और फिर दरख्त से नीचे उतरकर वो अपनी कार की तरफ भागता चला गया। इसने भागते हुए घड़ी के विंडो बटन के जरिए वापसी का क्वेश्चन दिया और इसके साथ ही जोरदार फायरिंग में अचानक कमी आ गई और इमरान मुतमईन होकर अपनी कार तक पहुंच गया और चंद ही लम्हों बाद इसने कार मोड़ी और तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही इसने एक चौक पर से कार मोड़ी, उसे दूर से पुलिस गाड़ियों के पहिए चीखते हुए सुनाई दिए और इमरान समझ गया कि फायरिंग की आवाज़ें सुनकर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। लेकिन इमरान मुतमईन था कि अब पुलिस जाने और ब्लैक गर्ल, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसे मालूम था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स चंद ही लम्हों में बिखर कर वापस अपने अपने फ्लैटों पर पहुंच जाएंगे। मादाम इश्मारा की वैगन तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई जैसे ही शकील टाउन में दाखिल हुई, वो वहाँ पुलिस की गाड़ियों को दौड़ते हुए देखकर चौंक पड़ी और फिर जब इसने पुलिस की गाड़ियों को कोठी नंबर 12 को घेरे में देखा तो इसने ड्राइवर को आगे बढ़े चले जाने के लिए कहा। उसे ये बात समझ में ना आ रही थी कि आखिर पुलिस ने ब्लैक गर्ल के हेडक्वार्टर पर क्यों छापा मारा है। जब इसकी वैगन काफ़ी आगे बढ़ती चली गई तो मादाम ने वैगन एक तरफ रोकने के लिए कहा और फिर इसने वैगन के डैशबोर्ड के नीचे एक बटन दबाया और डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा और फिर जैसे ही बल्ब सब्ज हुआ
हेलो मादाम इशमारा कॉलिंग यू, ओवर। मादाम इशमारा ने एक और बटन दबाते हुए कहा। यस माइकल स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से माइकल की आवाज़ सुनाई दी, जो हेडक्वार्टर में मौजूद था। माइकल, ब्लैक गर्ल की कोठी पर पुलिस ने छापा मारा है। यकीनन यहाँ कोई ख़ास बात हुई है। बहरहाल तुम ज़रा रेंज 4 मशीन पर चेक करो। क्या राशेल अभी तक किसी कोठी में है? हो सकता है कि पुलिस के छापे की वजह से ब्लैक गर्ल वहाँ से पहले ही निकल गई हो और राशेल को भी हमरा ले गई हो। अगर राशेल कोठी में है तो हम पुलिस की वापसी का इंतज़ार करें, वरना ब्लैक गर्ल के पीछे जाएं, ओवर। बेहतर मादाम, मैं मालूम करता हूँ। आप होल्ड करें, ओवर। माइकल ने जवाब दिया और मादाम खामोश होकर बैठ गई। इसके जिस्म में बेचैनी की लहरें दौड़ रही थीं। उसे राशेल से ज़्यादा अंगूठी की फिक्र थी और फिर पुलिस का छापा, कुछ समझ में बात ना आ रही थी। फिर 5 मिनट बाद ट्रांसमीटर से माइकल की आवाज़ उभरी। हेलो मादाम, ओवर। माइकल के लहजे में अजीब सा जोश पनहा था। यस माइकल, क्या रिपोर्ट है? ओवर। मादाम, राशेल अब ब्लैक गर्ल वाली कोठी में नहीं है, बल्कि रेंज 4 के मुताबिक वो इस वक्त मॉल्सरी रोड की एक इमारत में है। इमारत के बिल्कुल सामने सड़क के पार ओल्गा होटल है। यही इस इमारत की निशानी है, ओवर। ओह, मेरा ख्याल ठीक था कि ब्लैक गर्ल पुलिस छापे से कबल ही राशेल समेत निकल गई होगी। ठीक है, ये कोठी न सही वो कोठी सही, ओवर एंड ऑल, मादाम ने करख्त लेते में कहा और बटन दबाकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। मुलसरी रोड और ओल्गा होटल देखा हुआ है, ड्राइवर ने मौजबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो चलो वहाँ, मादाम ने कहा और ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर वो मुलसरी रोड पर पहुँच गए। ड्राइवर ने वैगन ओल्गा होटल की अजीमुल शान इमारत के सामने रोक दी। मादाम ने होटल के मुकाबिल की इमारत पर नज़र डाली। इमारत बहुत वसी व अरीज थी और साख्त के एतबार से नई लग रही थी। यूँ लगता था जैसे इमारत को नए सिरे से मरम्मत किया गया है। कमाल है, इतनी बड़ी इमारत ब्लैक गर्ल ने कैसे हासिल कर ली? मादाम ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे तनकीदी अंदाज से इमारत का जायज़ा लेती रही और फिर इसने अपने साथियों को अंदर दाखिल होने के लिए हिदायत देनी शुरू कर दी और इसके साथ ही सर हिलाते हुए वैगन से निकलते चले गए। चूँकि ये इमारत शहर के वसत में थी, इसलिए मादाम ने यहाँ बेतहाशा फायरिंग करने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया था, क्योंकि यहाँ पुलिस फ़ौरन ही पहुँच सकती थी और फिर इनकी वापसी यहाँ से मुश्किल हो सकती थी। इसलिए मादाम ने यह प्रोग्राम बनाया था कि इसके सिपाही, इसके साथी इमारत के गिर्द फैल जाएं और अंदर दाखिल हों। फिर मादाम खुद अंदर दाखिल होगी और फिर जब वो क्वेश्चन दे तो इन्होंने दीवारें फैलांग कर अंदर आ जाना है। मादाम ने यही सोचा था कि वो अंदर पहुंचकर गैस बम फेंककर ब्लैक गर्ल के तमाम साथियों को बेहोश कर देगी और इसके बाद जब इसके साथी अंदर आएंगे तो वो बगैर शोर मचाए ब्लैक गर्ल और इसके साथियों का खात्मा करने के साथ साथ राशेल को भी निकाल लाएगी, या अगर ख़तरा हुआ तो फिर इसके साथी बेतहाशा फायरिंग करके भी हालात को संभाल सकते हैं। चुनांचे साथियों के नीचे उतर जाने के बाद मादाम इशमारा ने सीट के नीचे मौजूद बक्स से एक ताकतवर गैस बम निकाला। इस बम में बेहोश कर देने वाली ज़ूद असर गैस मौजूद थी। बम फटते ही गैस तेज़ी से पूरी इमारत में फैल जाती और जाहिर है वहाँ मौजूद लोग चंद ही लम्हों में बेहोश हो सकते थे। इसके बाद काम आसान हो जाता। गैस बम कोट की जेब में डालकर मादाम नीचे उतरी और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती इमारत के गेट की तरफ बढ़ती चली गई। गेट के सामने से होकर वो साइड की गली में घुसती चली गई। इमारत की दीवारें खासी बुलंद थीं, लेकिन मादाम इनकी तरफ से बेफिक्र थी, क्योंकि इनके पास और इसके तमाम साथियों के पास कमंदें मौजूद थीं, जिनके ज़रिए वो आसानी से दीवारों पर चढ़ सकते थे। मादाम गली में इस हद तक बढ़ती गई जहाँ से इसके अंदाजे के मुताबिक इमारत का सहन ख़त्म होकर असल इमारत शुरू ही हो रही थी, क्योंकि वो इमारत के बिल्कुल करीब ही बम फेंकना चाहती थी ताकि बम की गैस इमारत के अंदर फैल सके, वरना सहन में बम फेंकने से गैस हवा में ही फैल सकती थी। इसने जेब से कमन निकाली और फिर इसका दूसरा सिरा पकड़कर इसने मखसूस अंदाज में हाथ घुमाया और आंकड़ा दीवार की दूसरी तरफ रखने में फंस गया। इसको खींचकर मादाम ने इसके तनाव का अंदाज़ा लगाया और फिर बंदर की सी फुर्ती से वो इसके ज़रिए दीवार पर चढ़ती चली गई। चौड़ी दीवार पर पहुंचकर वो इस पर लेट गई ताकि दूर से उसे देखा ना जा सके और फिर लेटे ही लेटे इसने जेब से गैस बम निकाला और हाथ घुमाकर उसने उसे इमारत के वसी बरामदे में फेंक दिया।
एक हल्का सा धमाका हुआ और गैस बम बरामदे में अंदरूनी दीवार से लगकर फट गया और दूधिया रंग की गैस इसमें से निकलकर तेजी से फैलती चली गई। मादाम 5 मिनट तक दीवार पर ही साकत पड़ी रही। इसके बाद इसने रस्सी को समेटा और दूसरे ही लम्हे इसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और फिर जेब से रिवॉल्वर निकालकर वो बड़े मोहतात अंदाज में इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। बरामदे में पहुंचकर वो ज़रा सी रुकी। गैस की हल्की सी बू महसूस हो रही थी। इस गैस की खासियत थी कि वो जितनी तेज़ी से फैलती थी इतनी ही तेज़ी से गायब भी हो जाती थी। इसने अंदर आहट लेने की कोशिश की लेकिन इमारत में खामोशी थी और फिर मादाम सांस रोके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली गई। दरमियानी राहदारी में मौजूद कमरों के दरवाज़ों में से एक में से रोशनी निकलकर राहदारी में पड़ रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ खिसकती चली गई। इस कमरे के पास पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुकी और दूसरे लम्हे इसने सर बढ़ाकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका और चौंक कर आगे बढ़ गई। कमरे के दरमियान में राशेल एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसका सर ढलका हुआ था। कुर्सी के एक तरफ से लोहे के रॉड निकलकर दूसरी तरफ गायब हो गए थे। इन रॉडों की वजह से राशेल इस कुर्सी से बाहर ना निकल सकता था। कुर्सी के करीब ही एक देवहेकल हबशी ज़मीन पर पड़ा हुआ था और कुर्सी के दाएं तरफ एक मकामी नौजवान भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इसके हाथ में अभी तक रिवॉल्वर दबा हुआ था। वो सब बेहोश थे। मादाम उछलकर कमरे में दाखिल हुई और इसने सबसे पहले कुर्सी के एक पाए पर लगा हुआ बटन, जो दूर से ही साफ नज़र आ रहा था, दबाया तो रॉड गायब हो गए। मादाम ने फुर्ती से राशेल को उठाकर कंधे पर लादा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकलती चली गई। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो सारी इमारत चेक कर ले ताकि ब्लैक गर्ल और इसके साथी, जो यकीनन कहीं बेहोश पड़े होंगे, इनका खात्मा कर दे। लेकिन फिर इसने अपना ख्याल बदल दिया। इसका मकसद हल हो रहा था और वैसे भी ब्लैक गर्ल और इसके साथी कहीं नज़र ना आ रहे थे। इसलिए वो राशेल को उठाए तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ती चली गई और चंद लम्हों बाद वो फाटक की ज़ेली खिड़की खोलकर बाहर आ गई। सड़क सुनसान पड़ी थी, इसलिए चंद ही लम्हों बाद वो राशेल को वैगन में पहुंचाने में कामयाब हो गई और इसके साथ ही इसने अपने साथियों को ट्रांसमीटर वॉच पर वापस वैगन के पास आने का हुक्म दे दिया और फिर इसके साथी एक एक करके वैगन में पहुंच गए। वो सब हैरान थे कि मादाम ब्लैक गर्ल के कब्ज़े से राशेल को निकाल लाने में कामयाब हो गई है। बहरहाल चूँकि काम मुकम्मल हो चुका था, इसलिए जैसे ही वैगन में वो सब सवार हुए, मादाम ने हेडक्वार्टर की तरफ ड्राइवर को चलने का कह दिया और वैगन तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। फायरिंग और धमाकों की आवाज़ सुनते ही ब्लैक गर्ल, मोकल और इसके साथी तेज़ी से बाहर को लपके। फायरिंग दीवारों पर बने हुए छोटे छोटे आराइशी सतूनों के पीछे से हो रही थी। फायरिंग में इतनी शिद्दत थी कि इन सबको आड़ में दुबकना पड़ा। इसके बाद ब्लैक गर्ल और साथी मुसलसल इस ताड़ में रहे कि वो किसी तरह इनमें से किसी को मार गिराएं, मगर फायरिंग करने वाले बेहद मोहतात थे और इनकी फायरिंग कुछ इस तसलसल से हो रही थी कि ब्लैक गर्ल और इसके साथियों को अपनी जगहों से बाहर निकलने या इधर उधर हिलने की भी जरूरत ना हो रही थी। फायरिंग के साथ साथ बम भी फेंके जा रहे थे और बम कोठी के बाहर से फेंके जा रहे थे। इसका मतलब था कि कोठी को बाहर से भी घेरा जा चुका है। और फिर मुसलसल 10 मिनट तक दोनों फरीक अपनी अपनी जगहों पर दुबके मुसलसल एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। इसके बाद एक ताकतवर बम फेंका गया और इसके धमाके में फायरिंग की आवाज़ें दब गईं। लेकिन धमाके की बाज़गश्त ख़त्म होते ही ब्लैक गर्ल और इसके साथी चौंक पड़े, क्योंकि अब दूसरी तरफ से फायरिंग यकदम बंद हो गई थी और ब्लैक गर्ल ने भी चीखकर फायरिंग बंद करने के लिए कहा। वो चंद लम्हे अपनी जगहों पर दुबके रहे कि शायद ये भी हमलावरों की चाल हो, लेकिन फिर एक आदमी ने हिम्मत कर की और वो आड़ में से निकल आया। लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई फायरिंग ना हुई तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए। लेकिन इन पर कोई फायरिंग ना हुई तो वो समझ गए कि हमलावर अचानक फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और उसी लम्हे इन्हें दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए जो तेज़ी से नज़दीक आते जा रहे थे। ओह, ये लोग भी शायद पुलिस की वजह से भागे हैं। सब फालतू आदमी नीचे तहखानों में चले जाएं, सिर्फ मोकल और हेनरी यहाँ रह जाएं, ब्लैक गर्ल ने चीख कर कहा। और इन दोनों के अलावा ब्लैक गर्ल की बाकी साथी तेज़ी से गायब होते चले गए। ब्लैक गर्ल ने चेहरे से नकाब उतार कर जेब में डाल लिया। उसी लम्हे पुलिस गाड़ियों के सायरन तेज़ी से कोठी के इर्द गिर्द फैलते चले गए और फिर कोठी का फाटक ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा और ब्लैक गर्ल के इशारे पर मोकल ने आगे बढ़कर फाटक खोल दिया और पुलिस के कई अफसरान तेज़ी से अंदर दाखिल हुए।
ब्लैक गर्ल ने आगे बढ़कर इनमें से बड़े अफसर का इस्तकबाल किया। शुक्र है अफसर, आप आ गए, वरना न जाने ये डाकू हमारा क्या हशर करते। डाकू? तो क्या ये हमला डाकुओं ने किया था? पुलिस ऑफिसर ने हैरत से सहन में बिखरे हुए इस 3 गनों के गोलियों के खोल और बमों के टुकड़े देखते हुए कहा। तो और कौन हो सकते हैं ऑफिसर? कोठी कॉलोनी से बिल्कुल अलहदा है, ब्लैक गर्ल ने भुएं उचकाते हुए कहा। मगर मिस, डाकू बम तो नहीं फेंकते, और फिर आपके साथियों के पास भी मशीन स्टीन गने हैं। पुलिस ऑफिसर ने इस बार कदरे दहशत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसीलिए तो डाकू अंदर नहीं आ सके। वैसे हमारे पास इनके बाकायदा इजाज़तनामे और परमिट मौजूद हैं। आपने अपना तारुफ नहीं कराया, आप लोगों को स्टीन गनों के परमिट कैसे मिल गए? मौकल, कागजात ऑफिसर को दिखाओ, ब्लैक गर्ल ने मौकल से मुखातिब होकर कहा, और फिर वो ऑफिसर से मुखातिब हुई। आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं, फिर मैं आपको अपना तारुफ कराऊंगी, ब्लैक गर्ल ने कहा और तेजी से बरामदे से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। ऑफिसर भी सर हिलाता हुआ इसके पीछे चल दिया। फिर वो दोनों खूबसूरत अंदाज में सजे हुए वसी ड्राइंग रूम में पहुंच गए। तशरीफ रखिए ऑफिसर, ब्लैक गर्ल ने कहा और पुलिस ऑफिसर सर हिलाता हुआ एक कीमती सोफे पर बैठ गया। ब्लैक गर्ल ने इसके सामने वाला सोफा संभाला। मुझे मिसेस जॉर्ज कहते हैं, मैं तेल तलाश करने की माहिर हूँ और आपकी हुकूमत के खुसूसी बुलावे पर यहाँ आई हूँ। मेरा ताल्लुक एक्रीमिया से है और इस 3 गनों के परमिट भी आपकी हुकूमत ने खुसूसी तौर पर जारी किए हैं। आप चूँकि पुलिस के ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं कि आपके हमसाया मुल्क की हुकूमत ये नहीं चाहती कि यहाँ तेल की तलाश जारी रखी जाए, इसलिए जो भी माहिर यहाँ आता है वो इसे कत्ल कर देते हैं। यही वजह है कि आपकी हुकूमत ने मुझे 2 बॉडीगार्ड ले आने की न सिर्फ हिदायत की, बल्कि लाइसेंस भी जारी किए, और चूँकि आपके साथ से दूसरे लोग थे, इसलिए मुझे हमला आवरों को डाकू कहना पड़ा, वरना मेरा ख्याल है कि ये लोग आपके हमसाया मुल्क की तरफ से भेजे गए थे। वो पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन शायद आपकी गाड़ियों के सायरन सुनकर भाग गए, पुलिस गर्ल ने तफसील बताते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर कोई जवाब देता, मोकल एक बड़ा सा लिफाफा उठाए अंदर दाखिल हुआ। साहब को तमाम कागजात दिखाओ, ब्लैक गर्ल ने कहा, और पुलिस ऑफिसर की गर्दन एक गैर मुल्की औरत की ज़बान से अपने आप को साहब सुनकर कुछ और ज़्यादा तन गई। मोकल ने लिफाफा खोलकर कागजात पुलिस ऑफिसर के सामने रख दिए। इनमें मिसेस जॉर्ज की यहाँ आमद का मकसद, हुकूमत की तरफ से 3 गनों के इजाज़तनामे, और साथ ही एक हिदायत थी कि ये सब टॉप सीक्रेट है, इसे आम ना किया जाए। पुलिस ऑफिसर वजारत दिफा और पेट्रोलियम के कागजात देख कर खासा मरूब हुआ। ठीक है मिसेस जॉर्ज, मैं भी तमाम डाकुओं को रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन ये लोग फिर भी हमलावर हो सकते हैं। इस बात की फ़िक्र ना करें, मैं अभी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और वजारत दिफा से बात करूंगी, और मुझे यकीन है कि वो हमारी हिफाजत का कोई माकूल बंदोबस्त कर देंगे, ब्लैक गर्ल ने जानबूझकर बड़े बड़े नाम लेते हुए कहा। ओह ठीक है, बहरहाल कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पुलिस ऑफिसर ने उठते हुए कहा। वो वाकई बेहद मरूब हो चुका था। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे बेहतर यही है कि आप सिर्फ सादा सी रिपोर्ट लिख दें, ताकि ये बात आम ना हो, ब्लैक गर्ल ने कहा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा, पुलिस ऑफिसर ने कहा, और फिर वो तेज़ी से बाहर निकल आया। चंद लम्हों बाद पुलिस फोर्स बाहर निकल गई और ब्लैक गर्ल ने इत्मीनान का सांस लिया। इसके पहले से बनाए हुए जाली कागजात आज काम आ गए थे, वरना पुलिस वाले इतने आसानी से भला कहाँ जान छोड़ते थे। मोकल, हमें अब जल्द अज जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए, तुम इसका इंतज़ाम करो, मैं ज़रा राशेल की खबर ले लूँ, ब्लैक गर्ल ने कहा, और मोकल सर हिलाता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लैक गर्ल भागती हुई आई। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार थे। गजब हुआ मोकल, हमें ज़बरदस्त डॉज दिया गया है, फायरिंग की आड़ में वो लोग राशेल को ले उड़े हैं, ब्लैक गर्ल ने कहा। राशेल को ले उड़े हैं? मगर कैसे? राशेल तो अंदर था, रस्सियाँ कटी पड़ी हैं और राशेल गायब है। इसका मतलब यही हो सकता है कि सामने के रुख पर मादाम इश्मारा ने हमें उलझाए रखा और पिछली तरफ से दाखिल होकर वो राशेल को ले उड़े, ब्लैक गर्ल ने जवाब दिया। हाँ, ऐसा ही होगा, मोकल ने सर हिलाते हुए कहा। बहरहाल राशेल से मज़ीद मालूमात मुहैया होनी मुश्किल थी, इसलिए हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है कि हमें हेडक्वार्टर बदल कर खुद ही इस मिशन की तकमील के लिए काम करना चाहिए, ब्लैक गर्ल ने टहलते हुए कहा। लेकिन मैडम, मादाम इश्मारा के आदमियों को मैं इतना ज़हीन नहीं समझता कि वो इस तरह हमें डॉज दें। ये तो बड़ी जहानत से प्लान बनाया गया है, जबकि मादाम इश्मारा तो डायरेक्ट एक्शन की कायल है। वैसे भी अगर वो उसे इल्म होता तो यकीनन राशेल को छुड़ाने के साथ साथ वो हमारे खात्मे की भी कोशिश करती, लेकिन यहाँ ऐसा महसूस होता है
کہ حملہ آوروں کا مقصد صرف راشیل کو لے جانا تھا۔ موکل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، لیکن راشیل سے اور کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا بڑا پلان بنا کر راشیل کو لے اڑے؟ بلیک گرل نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، مجھے یقین ہے مدام اشمارا کی بجائے کسی اور پارٹی کا کام ہے۔ بہرحال میں تحقیقات کر کے آتا ہوں۔ اگر راشیل مادام اشمارا کے پاس واپس پہنچ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ اسی کا کام ہوگا، ورنہ ہم کسی اور پارٹی کا سوچیں گے۔ موکل نے کہا، ہاں یہ درست ہے، اسے صحیح صورتحال کا علم ہوگا۔ اور ہاں، وہ عمران کے ساتھی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ اگر ہمیں خود مشن مکمل کرنا پڑا تو ہمیں پہلے اس کا بندوبست کرنا ہوگا، بلیک گرل نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی فلم بن رہی ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ لیں جب تک میں یہاں سے منتقلی کا انتظام کر لوں۔ ٹھیک ہے، تم انتظامات کرو، میں پروجیکٹر روم میں اسے دیکھتی ہوں، شاید کوئی کام کی بات پتہ چل سکے، بلیک گرل نے کہا، اور موکل سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ پروجیکٹر روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ وہاں اس فلم کے دکھائے جانے کے انتظامات کی ہدایت دے جس کا آلہ ٹائیگر کی موٹر سائیکل میں لگایا گیا تھا، اور پھر خود واپس چلا گیا۔ بلیک گرل اسکرین کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور چند لمحوں بعد فلم آن ہو گئی اور اسکرین پر اس نوجوان کو جسے اغوا کر کے چھوڑ دیا گیا تھا موٹر سائیکل پر سوار زرعی فارم سے باہر نکلتے دیکھا۔ نوجوان سیدھا جھیل کے کیفے میں پہنچا اور پھر موٹر سائیکل کو باہر کھڑا کر کے وہ کیفے کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کیفے سے ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کے ہمراہ باہر آیا اور پھر وہ جھیل کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس وقت تک تو نظر آتے رہے جب تک کہ آلے کا ویژن انہیں کیچ کرتا رہا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے اور مدام سوچنے لگی کہ موٹر سائیکل کی بجائے آئی ویژن بٹن الگ اس نوجوان کے جسم میں سی دیا جاتا تو زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ اب تو معاملہ صرف موٹر سائیکل تک ہی محدود رہ گیا تھا، اور پھر اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک وہ دونوں واپس موٹر سائیکل کے پاس نہ پہنچ گئے، اور پھر وہ دونوں ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے اور موٹر سائیکل خاصی تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس غیر ملکی کا حلیہ کیا تھا جس نے یہ انگوٹھی تمہیں دی ہے؟ اچانک نوجوان نے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا۔ لمبا چوڑا خوبصورت جوان تھا، بال سنہرے تھے، آنکھیں نیلی تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک خاص بات تھی کہ دائیں گال پر ایک لمبا سا زخم کا نشان تھا، اور ایسا ہی ایک نشان اس کی ٹھوڑی پر تھا، لیکن ان نشانوں کی وجہ سے وہ بدصورت نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکی نے جواب دیا، اور میڈم جو بیٹھی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی بری طرح چونک پڑی، کیونکہ غیر ملکی کا حلیہ جو لڑکی نے بتایا تھا وہ ہو بہو راشیل کا حلیہ تھا۔ ہاں، ظاہر ہے بدصورت کیوں لگتا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور لڑکی بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ مگر تم اس انگوٹھی کا کیا کرو گے؟ اچانک لڑکی نے پوچھا۔ کہا تو ہے تمہاری نشانی کے طور پر رکھوں گا، شاید اسی بہانے تم اپنے فلیٹ پر ہی اس غیر ملکی کی طرح مجھے بلا لو، نوجوان نے کہا۔ بڑے شریر ہو تم، ویسے تم اچھے دوست ہو، کل پھر جھیل پر ملنے کی بجائے میرے فلیٹ پر ہی آ جاؤ، میں تمہاری لائی ہوئی ساڑی پہن کر تمہیں دکھاؤں گی بھی، اور پھر اسی ساڑی میں ہم سیر کرنے بھی چلیں گے، لڑکی نے جواب دیا۔ اوہ شکریہ، پھر میں کل فلیٹ پر ہی آ جاؤں گا، مگر مجھے تمہارے فلیٹ کا پتہ ہی نہیں، نوجوان نے کہا۔ فلیٹ نمبر 10 ولنگٹن روڈ، لڑکی نے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ 10 نمبر؟ یہ فلیٹ تو مجھے یاد رہے گا، نوجوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور لڑکی بھی ہنس پڑی۔ پھر لڑکی ایک چوک پر موٹر سائیکل سے اتر گئی اور نوجوان موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا آخرکار ہوٹل شبانہ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا، اور اس نے موٹر سائیکل پارکنگ میں چھوڑا اور پھر اس سے اتر کر ہوٹل کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اس کے بعد فلم ظاہر ہے اسی موٹر سائیکل تک ہی محدود رہی، مگر بلیک گرل کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ نوجوان عمران کا ساتھی تھا، جبکہ غیر ملکی راشیل تھا، اور راشیل نے اس لڑکی کے فلیٹ پر جا کر کوئی انگوٹھی اسے دی تھی، اور اس لڑکی سے اس نوجوان نے حاصل کر لی۔ پھر راشیل کا اس کے ہیڈ کوارٹر سے اتنی زبردست پلاننگ کے بعد اغوا، اور موکل کا یہ خدشہ کہ اتنی زبردست پلاننگ سے مادام اشمارا راشیل کو اغوا نہیں کر سکتی، تو کیا یہ اغوا عمران کی پارٹی نے کیا ہے؟ کیا اس اغوا اور اس انگوٹھی کے درمیان کوئی رابطہ ہے؟ وہ بیٹھی سوچتی رہی۔ اسی لمحے موکل اندر داخل ہوا۔ میڈم، تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، نشاط کالونی کی کوٹھی نمبر 3 میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔